गौरी की सरकारी नौकरी का पहला दिन था। उसकी पोस्टिंग उसके शहर से दूर हुई थी, तो वह अपनी माँ के साथ नए शहर में रहने लगी। वह रास्ते से दफ्तर की ओर जा रही थी। ट्रैफिक जाम था। उसका मुंह दुपट्टे से ढका हुआ था। आंखों में काजल लगाने के बाद उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगने लगती थीं। लोग न चाहते हुए भी उसकी आंखों में देखने लगते थे। सुंदर भी थी, पर बहुत नहीं। पर इतनी तो हसीन थी कि कुछ लोग उसकी तरफ आसानी से आकर्षित हो जाते थे। गोरे गालों पर काले तिल उसके गालों की चमक बढ़ाते थे। गोरे रंग से ही उसे गौरी नाम मिला था। रेशमी कत्थई बाल की एक चोटी में वो थोड़ा अलग सी लगती थी। कद सिर्फ 5 फीट का था उसका, पर प्यारी सी लगती थी। अजीब सा बचपना छलकता था उसकी बातों में। उसकी क्या, उसकी उम्र के, क्या उससे बड़े और क्या उससे छोटे, सब आकर्षित होने लगते थे। उसका कड़क और सख्त मिजाज लोगों को उसके पास भी नहीं आने देता था। वो उससे कभी भी उसे बात नहीं किया करते थे। वो पुराने ख्याल की थी। जो माता पिता का फैसला हो वही मानती थी। वो अपनी स्कूटी पर बैठकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी किसी ने उसकी स्कूटी में हल्की सी टक्कर मारी, और जब उसने उस कार वाले की तरफ देखा तो उसने उसे कहा, बेवकूफ़ हो क्या? कार के शीशे लगे थे तो वो उसे अच्छी तरह से देख नहीं पाई, पर थोड़ा तो देखा था उसने। लड़का था वो, और वो मुस्कुराते हुए सभी दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए स्पीड में निकल गया। गौरी मन ही मन बड़बड़ा रही थी, कैसे कैसे लोग होते हैं, इतनी भी क्या जल्दबाजी। कुछ लोग होते ही हैं जो किसी को भी अपने से आगे नहीं होने देते। होगा कोई अमीर ज्यादा। वैसे मुझे क्या, मुझे तो अपने काम पर फोकस करना चाहिए। गौरी दफ्तर पहुंच गई। उसे वहां के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उससे बात की, उसे काम समझाया। उससे कहा गया कि नए ऑफिसर आए हैं तो उसे उनके अंडर में काम करना है। ये ऑफिसर सुरक्षा विभाग से थे। उनका काम, उनकी पोस्ट एक पुलिस अधिकारी की थी। गौरी अपनी फाइल को लेकर सर के केबिन की तरफ बढ़ी और उसने कहा, मे आई कम इन सर? सर, यस कम इन। गौरी अंदर गई तो उसने सोचा था कि कोई सीनियर ऑफिसर होंगे, पर ये तो कुछ 25-26 साल के नौजवान थे। 5 फीट और 7 इंच या 8 इंच तक का कद, गोरा रंग, क्लीन शेव, घने पर छोटे कटे हुए बाल, गठीला तगड़ा सुगठित शरीर। चेहरे में अलग सी चमक थी। गौरी को देखकर सर हल्का सा मुस्कुराए और फिर नॉर्मल होकर काम की बात करने लगे। गौरी भी उनसे काम की बात करने लगी। सर, आपका नाम? गौरी, जी गौरी। क्या मैं भी आपका नाम जान सकती हूँ सर? सर, रुद्र। और फिर वो काम के बारे में समझने लगे। दूसरे दिन गौरी को काम के लिए रुद्र के घर जाना पड़ा। गौरी रुद्र के घर आई। वह एक सरकारी रेजिडेंट था। वो पहली बार किसी के घर गई थी, पर ये तो उसके काम से जुड़ा था। काम ज्यादा होने के कारण शायद उसे आगे के दिनों में भी रुद्र के रेजिडेंट जाना पड़ सकता था। वो रेजिडेंट के अंदर गई। उसने अपनी स्कूटी पार्क की और दरवाजे के पास कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, दरवाजा एक झटके के साथ खुल गया। वो घबरा गई। रुद्र दरवाजा खोलकर ऐसे खड़ा था जैसे वो कई सदियों से उसका इंतजार कर रहा था। वह इतना एक्साइटेड जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। गौरी पहली बार किसी के इस तरह देखने पर असहज नहीं हुई, पर वो समझना नहीं चाह रही थी इस एहसास को। और रुद्र भी बहुत शर्मीला था। इतना दबंग ऑफिसर होने के बाद भी वह घबरा रहा था, उस एहसास से, उस भाव से जो उसके मन में अचानक छा रहे थे। रुद्र थोड़ा दबी जुबान में, गौरी थोड़ा सहज बनकर, आओ अंदर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? गौरी, नहीं सर, मेरा घर आपके घर के थोड़ा सा दूर है, तो मैं एक बार में समझ गई थी। सर, जो आपने फाइल के बारे में समझाया था वो पूरी हो चुकी है। आप एक बार चेक करके अपना सिग्नेचर कर दीजिए। रुद्र गौरी की बातें सुन रहा था और उसे देख रहा था कि जो काम करने में दूसरे कर्मचारी 2 से 3 दिन लगा देते हैं, उसने एक रात में कर लिया था। वो उससे काफी प्रभावित हो रहा था। रुद्र, ओह गुड, इतनी जल्दी काम हो गया। और उसने फाइल को चेक करने के बाद सिग्नेचर कर दिए। फिर वो दोनों सोफे पर बैठकर आगे का काम करने लगे कि गौरी की बड़ी बड़ी आंखों से मोटे मोटे आंसू आने लगे।
वो रो तो नहीं रही थी और आंसुओं को इस तरह से पोंछ रही थी जैसे उसके लिए ये आम बात हो। रुद्र की नज़र उसकी आंखों से निकलते आंसुओं पर पड़ी। उससे रहा ना गया, उसने पूछा, गौरी तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? गौरी, नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, बस आपके यहाँ प्याज कट रही होगी तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरे साथ ऐसा बचपन से ही हो रहा है। आई एम सॉरी सर। रुद्र, प्याज से आंसू आना आम बात है, पर प्याज इतनी दूर है फिर भी आंसू निकल आए हैं, ये थोड़ा नया है। रुद्र ने मजे लेते हुए कहा। गौरी, हाँ ऐसा तो कभी कभी मुझे भी लगता है, गौरी ने मासूमियत से कहा। रुद्र गौरी का ये मासूम रवैया देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान में कुछ अलग सी चमक थी। रुद्र की माँ उसी के साथ रहती थीं। वो रुद्र को देख रही थीं और गौरी को भी। वो दोनों मन लगाकर काम कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम कर रहे थे। और आज का काम खत्म हो गया। गौरी जल्दी से उठी और घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा, सर अब मैं चलती हूँ। रुद्र को अटपटा लगा। उसने कहा, ठीक है तो फिर कल मिलते हैं, ओके बाय। गौरी, हैव अ गुड इवनिंग सर। और गौरी चली गई। इसी तरह दिन पर दिन बीतते गए और एक महीना बीतने को आया। अब रुद्र को गौरी का साथ अच्छा लगने लगा था। वो रोज ऑफिस जल्दी पहुंच जाता, उसका इंतजार करता। जब वो नहीं आती या पूरे दिन नहीं दिखती तो वो बेचैन हो जाता, उसे देखने का बहाना ढूंढता। पर जब गौरी उसके सामने उससे कोई बात करने आती तो वो उसके सामने एकदम सामान्य सा बन जाता। गौरी उसके करीब से निकलती, छुपी छुपी नजरों से उसे देखा करता। उसे खुद नहीं पता था कि उसे ये क्या हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ कर्मचारियों और ऑफिसर को राजस्थान एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना था और उन्हें राजस्थान घूमने भी दिया जा रहा था। गौरी और रुद्र भी जा रहे थे। सब राजस्थान पहुंच गए और सब एक होटल में ठहरे। वो होटल एक पुराना महल हुआ करता था जिसे होटल में बदल दिया गया था। वो पुराना था तो कभी कभी लाइट खराब होने की समस्या आ जाती थी। सभी लोग रात का खाना खा रहे थे कि अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही सबने अपने फोन निकाल लिए और फ्लैश लाइट ऑन कर ली। रुद्र जब से आया था तब से उसने गौरी को देखा नहीं था। हालांकि सब साथ में ही ट्रेन से आए थे, पर होटल में आने के बाद से वो दिखी नहीं थी। उसने गौरी के साथ रहने वाली एक ऑफिस की ही कर्मचारी दिव्या, जो एक शादीशुदा और गौरी से उम्र में बड़ी महिला, से पूछा, आपने गौरी को देखा, वो कहाँ है? और रुद्र ने चारों ओर अपनी फ्लैश लाइट घुमाई। दिव्या, सर वो तो ऊपर कमरे में है। अचानक से हैरान होकर उसे अंधेरे कमरे में घबराहट होती है। उसका दम घुटने लगता है। मुझे जल्दी जाना होगा, पता नहीं वो बेचारी क्या कर रही होगी अंधेरे में। रुद्र भी थोड़ा परेशान हुआ और उसने बोला, मैं भी चलता हूँ। और उसने अपने दोस्त गौरव को चलने के लिए कहा। वो लोग कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बंद था। रुद्र ने होटल मैनेजमेंट से दूसरी चाबी मंगाई। रुद्र को इस तरह से परेशान और बेचैन देखकर दिव्या और गौरव हैरान थे। गौरव ने रुद्र को दूसरों के लिए परेशान होते या लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ते तो देखा था, पर यह चिंता कुछ और ही थी। रुद्र ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कमरे में लाइट थी। शायद वो इसलिए कि पूरे होटल की लाइट नहीं गई थी, उसका एक फेज गया था। उन तीनों ने देखा कि गौरी तो सफर की थकान के कारण सो रही थी। रुद्र ने जब उसे देखा तो वो एक मासूम बच्चे की तरह चादर को समेटकर हल्की मुस्कान के साथ सपनों में खोई हुई थी। रुद्र ने एसी के तापमान को सामान्य किया और इसके बाद वो और गौरव चले गए। गौरव ने जब रुद्र की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी बच्चे की वो सबसे प्यारी चीज सही सलामत है जो उसे बड़ी मुश्किल से मिली हो। दूसरे दिन सुबह सब तालाब के किनारे गए। सब नाव पर बैठे थे। गौरी और रुद्र अलग अलग नाव में थे। रुद्र अपने कमरे से वहां के नज़ारे कैद कर रहा था। तभी उसकी नज़र ऐसे नज़ारे को देखा जो सबसे अलग था। वो गौरी थी। रुद्र ने गौरी को देखा तो धूप में उसका गोरा रंग दमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में लगा काजल उसकी आंखों को और खूबसूरत बना रहा था। रुद्र ने छुपकर गौरी की तस्वीर लेना शुरू कर दिया था। रुद्र छुपकर गौरी की तस्वीर खींच रहा था। तभी गौरी की नज़र उस पर पड़ी। रुद्र ने झट से कैमरे को
दूसरी तरफ कर लिया। गौरी ने भी फिर इस पर ध्यान ना दिया और वो नाव की सैर का मजा लेने लगी। तभी अचानक से वहां आए पर्यटकों में से किसी एक का बच्चा पानी में गिर गया। वो बच्चा गौरी की नाव में ही बैठा हुआ था। वो बच्चा डूब रहा था। तभी उसका हाथ गौरी ने पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया और उसे दिव्या के हाथ में दे दिया। ये सब देख रहे थे कि गौरी पानी में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था और वह पानी के अंदर चली गई। तभी उसका हाथ किसी ने पकड़कर उसे ऊपर खींचा। वो रुद्र था। उसने उसे किनारे पर ले जाकर जमीन पर लिटा दिया। गौरी बेहोश हो चुकी थी। दिव्या उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। गौरी को होश तो आया, पर वह फिर बेहोश हो गई। उसे होटल के कमरे में ले जाया गया। जब उसे होश आया तो रुद्र ने गौरी से गुस्से में झल्लाकर कहा, तुम पागल हो क्या? बेवकूफ़ों वाली हरकतें करती हो। तुम्हें खुद की जान की तो फिक्र है या नहीं? गौरी को रुद्र का इस तरह से बात करना कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वहां पर सब उन्हें ही देख रहे थे। गौरी, मैं पानी में खुद से नहीं कूदी थी। मैं इतनी बड़ी पागल नहीं हूँ। मुझे तो किसी ने धक्का दिया था। गौरव, आपको पता है आपको किसने धक्का दिया? गौरी, शायद उस औरत ने जो उस बच्चे को गोद में ली हुई थी। उसी के हाथ से वो बच्चा छूटकर पानी में गिरा था। दिव्या ने कहा, अब आप सब लोग अपने अपने कमरे में जाएं। गौरी को आराम करने दीजिए। और तभी वहां होटल के मैनेजर वहां आए। उन्होंने बताया कि मैडम को धक्का उसी औरत ने दिया था। ये उनका पारिवारिक मामला था। उसे बच्चे से जलन थी और जब मैडम ने उसे बचाया तो उसने गुस्से में इन्हें ही धक्का दे दिया। इसके बाद सब चले गए। रुद्र को चैन नहीं आ रहा था। उसने गौरव से कहा, मैं गौरी को फोन करके पूछता हूँ कि वो कैसी है। गौरव, तुम्हें हो क्या रहा है रुद्र? रात के 1 बज रहे हैं और तुम उसके साथ दिव्या मैम हैं। वो ध्यान रख लेंगी उसका। तुम्हें उसकी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग तुम्हारे इस रवैये को देखकर क्या सोचेंगे, तुम्हें पता भी है। रुद्र गौरव की बात सुनकर शांति से बैठ गया। अगले दिन सुबह सभी को प्रोजेक्ट के काम से मीटिंग पर जाना था। जब सब मीटिंग से लौटे तो सभी ने शॉपिंग का प्लान बनाया। सभी वहां के बाजार गए। गौरी अपने लिए सामान देख रही थी। उसे एक पायल का जोड़ा दिखा। दुकानदार, मैडम आप इसे पहनकर देखिए, आपके पैरों में बहुत जचेगा। गौरी, पर मैं ये सब नहीं पहनती। आज तक मैंने अपनी लाइफ में पायल या हैवी ज्वेलरी पहनी ही नहीं। गौरी ने हंसकर कहा, दिव्या तू एक बार ट्राई कर, अगर पसंद ना आए तो मत पहनना। जोर देने पर गौरी ने पायल पहनी। उसके पैर छोटे छोटे और प्यारे थे। उस पर पायल जच रही थी, पर उसने फिर पायल नहीं खरीदी। दिव्या, तू नहीं खरीदेगी तो मैं तुझे खरीद कर दे दूंगी। तू मेरी बहन की तरह है। तू मुझे अपनी बहन नहीं मानती क्या? गौरी, नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मैं ये सब पहनती ही नहीं हूँ और इसे पहनकर मुझे असहज महसूस होगा। सब होटल वापस आ गए। गौरी अपने कमरे में आई। उसने देखा कि उसके बिस्तर पर उसके शॉपिंग किए हुए सामान के साथ एक बॉक्स रखा है। उसने उसे खोला तो उसमें वही पायल का जोड़ा था जो उसने बाजार में देखा था। गौरी, ये दिव्या मैडम भी ना, मैंने उनसे कहा था कि मैं ये नहीं पहनती हूँ। चलो वो इतने प्यार से लाई हैं तो उनका मन रखने के लिए कुछ दिन पहन लेती हूँ। गौरी वो पायल पहनकर शाम के खाने पर गई। उसने दिव्या से कहा, आप नहीं मानी ना और पायल ले आई। दिव्या, पर गौरी, मैंने तो पायल ली ही नहीं। गौरी, फिर किसने रखी? दिव्या, चल छोड़, शायद गलती से आया होगा। गौरी, ठीक है तो कल मैं इसे वापस कर आऊंगी। दिव्या, लेकिन यार कल सुबह ही हमें दूसरे शहर निकलना है। तू एक काम कर, इसे रख ले, शायद किसी की इच्छा हो। गौरव वहीं था और वो ये सब सुन रहा था। रुद्र अपने कमरे में था। गौरव ने रुद्र से कहा, भाई तू ये बता कि तूने शॉपिंग में आंटी के लिए कुछ खरीदा है? रुद्र, हाँ एक शॉल। गौरव, और कुछ? रुद्र, नहीं तो। गौरव, तो तू ये बता कि ये पायल के बिल की रसीद तेरे पास क्या कर रही है? तू सच बता, तूने वो गौरी के लिए खरीदी है ना? तू मुझसे झूठ मत बोलना। गौरव, हाँ, गंभीरता से। मैंने ये क्यों किया मुझे नहीं पता। बस मैंने गौरी को पायल पहने देखा। उसके नाजुक पैर बहुत खूबसूरत लग रहे थे, पर उसने उन्हें नहीं खरीदा तो मैंने ही ले लिया और उसे बताया भी नहीं। अगर बताता तो वो कभी लेती भी नहीं। गौरव, सुन रुद्र,
तू जो ये गौरी के लिए फिक्र किया करता है ये नॉर्मल नहीं है। तेरा उसकी ओर झुकाव, उसकी चिंता करना, ये भी वैसा नहीं है जैसा तू सबके साथ करता है। तेरी जिंदगी में अब तक जितनी लड़कियां आई हैं उनसे तो तूने ठीक से बात भी नहीं की होगी। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? रुद्र, यार मैं ये खुद नहीं जानता, बस जब मैं उसे देखता हूँ मुझे कुछ होने लगता है। मुझे बहुत अच्छा सा लगता है। जब वो नहीं दिखती तो देखने के लिए बेचैन हो जाता हूँ। तुझे पता है, मैंने उसे पहली बार रोड में देखा था। वो उस दिन पहली बार ऑफिस आई थी। मैंने रोड पर सिर्फ उसकी आंखें ही देखी थीं, चेहरा नहीं, और उसकी मौजूदगी को महसूस किया था। लेकिन जब वह मेरे केबिन में आई तो मैं उसके आने की आहट और उसकी प्यारी बड़ी और काजल से सजी हुई आंखें देखकर ही पहचान गया। मुझे नहीं पता कि उसकी मौजूदगी का एहसास, उसके आने की आहट, उसकी सांसों की गूंज मैं कैसे पहचान लेता हूँ, मुझे नहीं पता। उसे तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ क्यों होती है? उसकी मुस्कान के साथ मेरे चेहरे पर भी मुस्कान क्यों आ जाती है? गौरव, तुझे अपने जज्बातों पर काबू रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, और गौरी तो सभी को अच्छी लगती है। रुद्र, मैं तुझे बता नहीं सकता कि मैंने आज तक किसी भी लड़की के लिए ऐसा नहीं किया। तुझे पता है, एकदम अलग सी है वो, नटखट बातें करती है, बचपना छलकता है उसकी बातों में, उसकी बातों में मैच्योर भी है। मैं भी उसे अब तक समझ नहीं पाया हूँ। रुद्र की बातें सुनकर गौरव समझ जाता है कि रुद्र का गौरी के लिए ये बर्ताव सामान्य नहीं, कुछ और ही है जो वो रुद्र को समझाना नहीं चाहता। रुद्र की बातों से गौरव को समझ तो आ गया था कि रुद्र गौरी के लिए जो महसूस करता है वो उसकी जिंदगी बदल सकता है। अगले दिन जब वापसी के लिए ट्रेन में बैठ गए, सफर चल रहा था। ट्रेन में गौरी के साथ बैठे हुए लोग और दिव्या गौरी के सामने रुद्र की तारीफ कर रहे थे कि कैसे वो अपने ना होते हुए भी लोगों की कितनी परवाह करता है। गौरी को रुद्र के बारे में ये सब सुनकर अच्छा लग रहा था। वो धीमी धीमी मुस्कान से खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी दिव्या ने ठिठोली करते हुए कहा कि पर रुद्र सर हमारी गौरी की कुछ ज्यादा ही फिक्र किया करते हैं। दिव्या ने हंसकर कहा, गौरी बात को घुमाते हुए, नहीं नहीं मैडम, वो तो वहाँ सिचुएशन ही ऐसी थी कि अगर आप भी होती तो यही करती। दिव्या, देख यार तू कुछ भी कहे, पर रुद्र सर तेरी कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं। गौरी, ऐसा नहीं है मामी। दिव्या, लगी शर्त, अभी पता लग जाएगा। दिव्या और बाकी स्टाफ गौरी से शर्त लगाते हैं। रुद्र और गौरव बैठे थे। अचानक स्टाफ में से ही किसी ने आकर रुद्र से कहा, सर जल्दी चलिए, वहाँ गौरी मैडम। रुद्र, क्या हुआ? क्या हुआ गौरी को? उस व्यक्ति ने कहा, आप चलिए, उन्हें होश ही नहीं आ रहा। रुद्र और गौरव दोनों गौरी के पास पहुंचे। गौरी बर्थ पर लेटी हुई थी और दिव्या उसके पैरों को मल रही थी। रुद्र, दिव्या मैम क्या हुआ गौरी को? दिव्या, वॉशरूम गई थी ये, फिर अचानक इसने मुझे आवाज लगाई कि दरवाजा नहीं खुल रहा, और जैसे ही मैंने दरवाजा खींचा तभी ट्रेन रुकी और इसका सिर दरवाजे से लग गया और ये बेहोश हो गई और आंखें नहीं खोल रही है। रुद्र बहुत बेचैन हो गया। उसने गौरी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। गौरव, दिव्या और बाकी सब रुद्र की घबराई हुई आंखों को और उसके इस तरह के रवैये को आश्चर्य से देख रहे थे। गौरव ने जब देखा सब रुद्र के इस रवैये का गलत मतलब निकाल सकते हैं, उसने रुद्र से कहा, इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये बस बेहोश हुई हैं, तू मेरे साथ आ अभी। पर रुद्र ने गौरी का हाथ इस तरह से पकड़ रखा था कि वह लाल हो गया था। दरअसल गौरी को कुछ हुआ ही नहीं था। ये तो दिव्या और स्टाफ के साथ लाई गई शर्त के लिए किया गया नाटक था। गौरी को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था और उसने अपनी आंखें खोल दी। रुद्र ने जैसे ही गौरी को उठते हुए देखा, उसने उसकी दोनों बाजुओं को पकड़कर कहा उत्तेजित होकर, तुम अपना ठीक से ध्यान क्यों नहीं रखती? जहाँ चाहे वहाँ गिर जाती हो। गौरी, आई एम सॉरी सर, मैं इस बार ना गिरी ना ही बेहोश हुई। वो तो हम सब ने मिलकर ये नाटक किया था। हम सब सबको हंसाना चाहते थे, सब मजाक कर रहे थे। मेरा इरादा आपको बिल्कुल भी परेशान करने का नहीं था। और सभी स्टाफ ने मिलकर रुद्र से सॉरी कहा। रुद्र, आप लोग इतने बड़े होकर भी ऐसी बचकानी हरकतें करेंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। रुद्र को पता नहीं क्यों
किसी भी स्टाफ के ऐसा करने पर नाराजगी नहीं हुई, पर गौरी ने भी उनका साथ दिया। ये उसे अच्छा नहीं लगा। वो गौरी से नाराज था। जब गौरी रुद्र के पास गई तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। रुद्र ने ऐसा कभी भी गौरी के साथ नहीं किया था। अब सब दूसरे शहर आ गए थे, फिर सब होटल आ गए। गौरी समझ गई थी कि रुद्र उससे अब भी नाराज है। वो रुद्र के पास दूसरी बार माफी मांगने गई। गौरी, सर ये फाइल में आपके सिग्नेचर चाहिए। फाइल देते हुए, सर मुझे कुछ कहना है। रुद्र, काम के सिलसिले में बात है तो कहो। रुद्र ने उखड़े मिजाज में कहा। गौरी, नहीं काम के सिलसिले में नहीं है, पर आप प्लीज सुन लीजिए। रुद्र ने गौरी से रुख मोड़ लिया। गौरी, सर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मुझसे कोई इस तरह से रूठे। मैं कल से बहुत परेशान हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। सर आई श्योर, मैंने अपनी लाइफ में किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया, इसलिए आपसे फिर सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी सर। और गौरी वहां से चली गई। दूसरे दिन रुद्र ने सुबह गौरी को होटल के बाहर उसके सामान के साथ देखा। गौरव और दिव्या उसे विदा कर रहे थे। रुद्र को समझ नहीं आया कि गौरी बिना बताए गई कहाँ और इतनी जल्दी में। रुद्र खिड़की से देख रहा था कि गौरी जा रही है। वो नीचे जाकर उससे पूछना चाहता था, पर वो लगभग निकल ही चुकी थी। 2-3 दिन बाद सब वापस शहर आ गए। रुद्र ने गौरव से गौरी के अचानक जाने का कारण पूछा। गौरव ने उससे कहा कि सही सही मालूम नहीं चला। गौरी ने बस इतना ही बताया था कि माँ ने तुरंत होम टाउन आने को कहा है। बस फिर वो चली गई। लगभग 15 दिन बीत चुके। रुद्र रोज ऑफिस जाकर सबसे पहले गौरी की काम करने की जगह देखता, पर गौरी वहां ना दिखती। वो गौरी को फोन लगाना चाह रहा था, पर वो ये सोचकर रुक जाता था कि उसकी इतनी बेरुखी दिखाने के बाद भी क्या गौरी उससे बात करेगी। फिर अगले दिन वो थोड़ा देर से ऑफिस आया और आते ही अपने केबिन में चला गया। वो काम में बहुत व्यस्त था। तभी किसी ने दरवाजा ठकठकाया और उसने कहा, मे बी कम सर। रुद्र, यू में। अंदर आने के बाद उसने कहा, सर इस फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए। रुद्र ने आवाज सुनकर एकदम से ऊपर देखा। वहां गौरी और दिव्या थे। रुद्र गौरी को एकटक देखे जा रहा था। गौरी ने फिर कहा, सर सिग्नेचर। रुद्र का ध्यान हटा और उसने गौरी के हाथ से फाइल ले ली। तभी दिव्या का फोन आया और वह कमरे के बाहर चली गई। रुद्र गौरी की ओर देख रहा था और गौरी कहीं और ही खोई थी। वह अपने हाथ की अंगूठी को घुमा रही थी। रुद्र, इतने दिन कहाँ थी आप? घर पर कोई समस्या थी क्या? गौरी, जी वो मेरी दादी की ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अचानक उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी और माँ ने मुझे बुला लिया। रुद्र को गौरी की बात करने और खोए खोए अंदाज से उसकी उदासी और उसके दिमाग में चल रहे तूफान का पता चल रहा था। अगले दिन गौरी काम के सिलसिले में रुद्र के रेजिडेंट गई। वो दोनों टेबल के पास कुर्सी पर बैठे हुए थे। रुद्र गौरी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था और गौरी लैपटॉप पर डाटा फिल कर रही थी। रुद्र ये देख रहा था। गौरी का मिजाज हमेशा की तरह नहीं था। वह बहुत व्यथित थी। वह उदास और शांत थी। रुद्र उसकी इस हालत को सहन नहीं कर पा रहा था। वो उससे पूछना चाहता था कि घर से आने के बाद उसे हुआ क्या है, उसे परेशानी क्या है, पर वो कैसे पूछे या किस हक से पूछे। कोई भी बॉस अपनी एम्प्लॉई से इस तरह उसके निजी जीवन से जुड़ी बातें नहीं पूछ सकता। रुद्र यही सोच रहा था कि गौरी ने एकदम से कहा, ये तो गलत हो गया। रुद्र को पता था कि गलती बहुत छोटी है, पर उसने सोचा कि अगर अभी मैं ऐसे डांट दूं तो शायद ये भावुक होकर कुछ बता दे। रुद्र, तुम कोई भी काम ढंग से क्यों नहीं करती हो? हर बार गलतियां करती हो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? रुद्र ने कड़क होकर कहा। गौरी ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप खड़े होकर रुद्र की डांट सुन रही थी। उसने रुद्र को सॉरी कहा। रुद्र की माँ रुद्र का चिल्लाना सुनकर वहां आई। उन्होंने कहा कि क्या हुआ रुद्र, तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? और वो गौरी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गईं। उन्होंने गौरी को पानी दिया और उससे कहा कि तू परेशान मत हो, उसको तो मैं सुधारूंगी, पर तू तो बड़ी प्यारी बच्ची है, कभी भी गलती नहीं करती थी, हमेशा चहल पहल करती रहती थी। तुझे क्या हुआ बेटा? तू मुझे बता, मैं तेरी माँ की तरह हूँ। गौरी अपने मन की बात अपनी माँ के अलावा किसी से नहीं कहती थी,
कुछ बातें तो वो अपनी माँ से भी साझा नहीं करती थी, अपने मन में दबाए रहती और घुटती रहती थी। पर पता नहीं उसे क्या हुआ और उसने पहली बार किसी पराये को अपने मन की बातें कह दीं। गौरी, आंटी, कुछ दिन पहले मुझे अचानक घर जाना पड़ा। वहाँ जाकर पता चला कि दादी की तबीयत खराब है और शायद वो ज़्यादा दिन जीवित भी ना रह पाएँ। दादी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश में कहा कि वो मेरी शादी उनकी आंखों के सामने देखना चाहती हैं और मेरा रिश्ता हमारी रिश्तेदारी की पहचान के एक परिवार में कर दिया है। फिर गौरी ने रुद्र की माँ को अंगूठी निकाल कर दिखाई। रुद्र की माँ ने जब गौरी के रिश्ते की बात सुनी तो उनका मन थोड़ा उदास हुआ। रुद्र की माँ, क्या तूने उस लड़के से बात नहीं की? क्या तुझे वो पसंद नहीं है? और वो करता क्या है? गौरी, वो सेना में एक अच्छे पद पर कार्यरत है। वह अभी गुजरात में है। मेरी उनसे बात भी हुई है और वह बहुत अच्छे भी हैं। पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने अभी अभी तो जॉब ज्वाइन की है। रुद्र की माँ, अरे तू पागल है क्या? हर लड़की की जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आता है और जब तू खुद कह रही है कि वो लड़का भी तुझे अच्छा लगा तो फिर तू फालतू के ख्याल अपने मन में मत ला। जिंदगी में हर काम एक निश्चित समय में होता है। शायद तेरी किस्मत में उसी लड़के से शादी होना लिखी हो और यही वो समय हो। रुद्र ये सब सुन रहा था। गौरी के रिश्ते की बात सुनकर उसका मन उदास हुआ, पर ये सोच रहा था कि शायद गौरी उस लड़के को पसंद करती है तो उसे गौरी की खुशी में खुश होना चाहिए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। रुद्र की माँ के समझाने पर गौरी को बहुत अच्छा लगा। वह रुद्र के पास गई। उसने रुद्र से कहा, सर मैं अभी इसे फिर से टाइप कर देती हूँ। रुद्र, नहीं, मैंने इसे सुधार लिया है, ज़्यादा गलतियाँ नहीं थीं। तुम अब घर चली जाओ वरना अंधेरा हो जाएगा। गौरी घर चली गई। रुद्र अपने कमरे में बैठा था, तभी उसकी माँ आई। माँ, रुद्र बेटा। रुद्र, हाँ माँ, आओ ना। माँ, अरे तू अकेला अकेला बैठा है, कुछ परेशानी है क्या? रुद्र, नहीं माँ। माँ, चल तू मुझे राजस्थान वाली तस्वीर दिखा। रुद्र, हाँ माँ, बिल्कुल। रुद्र राजस्थान में खींची हुई तस्वीरें अपनी माँ को दिखा रहा था। उन तस्वीरों में ट्रिप की तस्वीरें कम और गौरी की तस्वीरें ज़्यादा थीं, या फिर कहें कि रुद्र ने अपने पूरे ट्रिप में सिर्फ गौरी की ही तस्वीरें खींची हों। रुद्र के लैपटॉप पर एक के बाद एक गौरी की तस्वीर देखकर रुद्र की माँ ने कहा, क्यों रे, तेरे पास इतनी सारी गौरी की तस्वीरें कहाँ से आईं? रुद्र ने असहजता से कहा, अरे नहीं माँ, वो तो सबने साथ में एक ही कैमरे से तस्वीरें थीं तो इसलिए गौरी की तस्वीर मेरे पास है। रुद्र की माँ को समझ आने लगा था कि रुद्र के मन में गौरी के लिए जज्बात पनपने लगे हैं। वो उसकी हरकतों को देख रही थी। रुद्र बेफिक्र होकर एकटक गौरी की तस्वीर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। रुद्र की माँ ने कहा, तू इन तस्वीरों को हटा क्यों नहीं देता? बता, मैं हटा दूं? रुद्र ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और फिर कहने लगा, अरे माँ, मत हटाओ इन्हें। मेरा मतलब, मैं गौरी को तस्वीर दे दूं, फिर मैं खुद हटा दूंगा। अब रुद्र की माँ को यकीन होने लगा था कि रुद्र के लिए गौरी कुछ ज़्यादा ही खास होने लगी है, पर यह एहसास रुद्र को भी अब तक नहीं पता चला था। रुद्र की माँ को गौरी बहुत ही पसंद थी, पर वो गौरी के किसी और से हुए रिश्ते के कारण कुछ कर भी नहीं सकती थीं। उन्हें बस यही चिंता थी कि रुद्र के जज्बात इस हद तक ना बढ़ जाएं कि बाद में गौरी से दूर होने पर उसे तकलीफ हो। रुद्र की माँ ने इस बारे में रुद्र के दोस्त गौरव से बात करने का सोचा। गौरव को रुद्र की माँ अपने बेटे जैसा मानती थी। वो उन्हीं के साथ रहता था। रुद्र की माँ ने गौरव से कहा, क्या तुझे भी लग रहा है कि रुद्र की गौरी के लिए कुछ अलग ही जज्बात हैं? गौरव, हाँ माँ, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता था। माँ, क्या गौरी भी उसे पसंद करती है? कभी तुझे ऐसा लगा? गौरव, नहीं माँ, गौरी तो एकदम सीधी सादी लड़की है, हंसमुख है वो। मैंने कई बार ये नोटिस करना चाहा कि वो भी रुद्र के लिए कुछ फील करती है, पर वो तो अजीब ही है, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आता हो। माँ, हाँ, मुझे लगता है कि जैसे वो जानबूझकर प्यार व्यार के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती हो। वो परिवार के कहने पर चलने वाली लड़की है। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती जिससे उसके परिवार को परेशानी हो। गौरव, माँ, क्यों ना हम गौरी का हाथ रुद्र के लिए मांग लें? माँ, नहीं मांग सकते। गौरी का रिश्ता कहीं और तय हो गया है। अब हमें रुद्र के जज्बातों को रोकना होगा, वरना रुद्र के ये जज्बात उसे तोड़कर रख देंगे।
गौरव और माँ बात कर ही रहे थे कि अचानक रुद्र के पिता और उनके दोस्त शर्मा जी और दोस्त की बेटी वहां आ गए। शर्मा जी अपनी बेटी अश्वनी का रिश्ता रुद्र के साथ करना चाहते थे। अश्वनी बहुत ही सुंदर थी, लंबा कद, लंबे बाल, गेहुआ रंग, छोटी छोटी आंखें। अश्वनी रुद्र को बचपन से ही जानती थी। वो भी रुद्र से शादी के लिए तैयार थी। रुद्र के पिता ने कहा, हम अचानक रिश्ता नहीं कर पाएंगे शर्मा जी। रुद्र की मर्जी भी मायने रखती है। एक बार दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल लें, अपनी मर्जी बता दें, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। शर्मा जी, आप सही कह रहे हैं। अश्वनी और रुद्र को पहले मिल लेना चाहिए। रुद्र को जब उसके रिश्ते के बारे में पता चला तो वह तिलमिला उठा। उसने कहा, मेरी मर्जी के बिना कोई भी मेरा रिश्ता तय नहीं कर सकता। ये मेरी जिंदगी है, मैं चाहे अकेला रहूं या किसी के साथ। रुद्र की माँ सोच रही थी, अगर रुद्र अश्वनी के साथ रहेगा तो उसका मन गौरी से हट जाएगा। उन्होंने रुद्र से कहा, तुझे अभी शादी के लिए कौन कह रहा है? तू अश्वनी से मिल ले, फिर बता देना तुझे क्या करना है। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो अश्वनी के लिए कुछ फील ही नहीं करता तो शादी कैसे कर ले। वो अगले दिन ऑफिस गया। उसने सोचा कि वो जाकर गौरी से मिलाए। जब वो गौरी के पास गया तो गौरी अपने मंगेतर अभिराज से फोन पर बात कर रही थी। रुद्र को बहुत ही अटपटा सा लगा। उसे पहली बार गौरी के इतने पास होने के बावजूद सैकड़ों मीलों की दूरी महसूस हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि गौरी का किसी और से बात करना उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। वो गौरी के चेहरे की मुस्कान देखकर वहां से चला गया। उसने अपनी माँ को फोन लगाया और कहा, माँ, मैं अश्वनी से मिलने को तैयार हूँ। और अश्वनी रुद्र से मिलने ऑफिस आई। अश्वनी रुद्र से मिलने ऑफिस आई और वह सीधे रुद्र के केबिन में चली गई। अश्वनी को अचानक देखकर रुद्र ने उससे कहा, अरे तुम यहाँ अचानक? अश्वनी, तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा आना? मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। आंटी ने मुझे बताया कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं आ गई तुमसे मिलने। रुद्र, पर हम कहीं बाहर भी मिल सकते हैं, यहाँ मेरा स्टाफ होता है। अश्वनी, तो क्या हुआ? अब तो हम एक हो जाएंगे। मेरा मतलब, अगर हमारी शादी हो गई तो सबको मालूम चल ही जाएगा। ठिठोली करते हुए रुद्र चिढ़कर, पर अभी हुई तो नहीं है ना, तब तक हम बाहर ही मिलेंगे। अश्वनी, ठीक है जनाब, जैसा आप कहें। और अश्वनी हंसने लगी और वो रुद्र की तरफ आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़कर कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक गौरी आ गई। गौरी रुद्र और अश्वनी को इस तरह देखकर असहज हो गई। उसके कदम वहीं रुक गए। रुद्र ने भी गौरी को देखकर अश्वनी का हाथ झटके से अलग कर दिया। उसने गौरी से कुछ कहा नहीं, पर वो उसे इस तरह देख रहा था कि जैसे वो चाह रहा हो कि गौरी उससे अश्वनी के बारे में पूछे और वो उससे कहे कि अश्वनी के वहां मौजूद होने में उसकी मर्जी नहीं है। अश्वनी रुद्र के इस अंदाज से उत्तेजित हो गई। उसने गौरी पर चिल्लाया, तुम नॉक करके नहीं आती हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि किसी अधिकारी के केबिन में पूछकर आते हैं? गौरी एक शांत स्वभाव की लड़की थी, पर वो स्वाभिमानी भी थी। उसे अश्वनी की बात पर गुस्सा आया और उसने अश्वनी से कुछ कहने की बजाय रुद्र से कहा, सर, आई एम सो सॉरी, मैं दरवाजा नॉक ही कर रही थी कि वो अचानक खुल गया। आपको ये बात शायद याद हो कि इस केबिन का दरवाजा ढीला हो गया है। रुद्र, हाँ गौरी, तुम परेशान मत हो, मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है। बताओ, तुम्हें कोई काम है? गौरी, जी सर, वो मेरे कुछ पेपर्स यहाँ रह गए थे, वही मैं लेने आई थी। अश्वनी ने कहा, लो और जाओ यहाँ से। गौरी अश्वनी को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चली गई। रुद्र को अश्वनी के इस बर्ताव से बड़ा गुस्सा आया। उसने अश्वनी से कहा, तुम सिर्फ मीठी बनने का नाटक करती हो, तुम्हारी असलियत आज दिख गई। अश्वनी ने घबराकर कहा, नहीं नहीं रुद्र, मैं बस तुम्हारे लिए ऐसा कर रही थी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे या मेरे लोगों के बीच आए, और तुमने भी तो उस पराई लड़की के सामने मेरा हाथ झटक दिया था। रुद्र अश्वनी को वहां छोड़कर गौरी के पीछे भागा। उसने गौरी को आवाज लगाई, गौरी रुको। गौरी ने पीछे देखा तो रुद्र आ रहा था। उसने कहा, जी सर, क्या हुआ? रुद्र, वो मैं अश्वनी की बातों के लिए तुमसे सॉरी कहने आया था। सॉरी? गौरी मुस्कुराई। उसने कहा, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है सर, अब मैं चलती हूँ। गौरी ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा और वो रुद्र के विपरीत मुड़कर चली गई। गौरी को पहली बार एक ऐसा एहसास
एक अपनापन, एक अनजाना लगाव, किसी का ऐसा साथ जो बहुत नसीब से मिलता हो, जैसे भाव महसूस हो रहे थे। उसके लिए कभी किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। अब तक तो सिर्फ उसके माँ और पापा ने ही उसका सपोर्ट किया था। उसे जब रुद्र ने डूबने से बचाया था, तब तो उसे लगा था कि वो तो सभी की मदद करता है और ये नॉर्मल भी था। उसके मन में इतने सारे ख्याल आ रहे थे, तभी उसके फ़ोन पर रिंग हुई। वो अभिराज का फ़ोन था। उसका ध्यान हटा। उसने अपने आप को फटकारते हुए कहा कि मैं इतनी बड़ी पागल कैसे बन सकती हूँ, और मैं रुद्र सर के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, हाँ थोड़ा खड़ूस हैं, पर ठीक हैं। मुझे अपनी वर्तमान ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए। और फिर गौरी अपना फ़ोन उठाती है। वह अभिराज को बहुत ही विनम्रता से समझाती है कि वो ऑफिस के समय उसे फ़ोन ना लगाए, और अभिराज भी आसानी से समझ जाता है। दूसरी ओर अश्वनी घर जाकर बहुत रोती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। वह अपनी जान लेने की कोशिश करती है। अश्वनी ने जब अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, तब उसके माता पिता ने घबराकर कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया। उन्होंने देखा कि अश्वनी पंखे से लटकने के लिए रस्सी बांध रही थी। अश्वनी के पिता ने उसे रोका और उसके सामने लाचारी से हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि वो ऐसा ना करे। उन्होंने उससे पूछा कि उसे क्या परेशानी है, वो कुछ भी करके उसे पूरा करेंगे। अश्वनी उनकी इकलौती संतान थी, इसी कारण वे उसकी हर छोटी बड़ी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। अश्वनी ने कहा, पापा मैं रुद्र से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जीना नहीं चाहती, मुझे वो हर हाल में चाहिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अश्वनी के पिता ने कहा, पर बेटा मैंने तेरी और रुद्र की शादी की बात जयदेव रुद्र के पिता से की तो है, वो भी तैयार हैं, बस रुद्र की हाँ बाकी है, वो भी मान जाएगा, तू चिंता मत कर। अश्वनी, रुद्र बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, उसे बस अपने काम से मतलब रहता है। अगर उसकी राय के भरोसे रहे तो वो कभी शादी ही नहीं करेगा। आप कुछ भी करके मेरा रिश्ता उससे कराएं, वरना मुझे खो दें। अश्वनी के पिता अपनी बेटी की जिद के आगे हार गए और वो रुद्र के घर उसके पिता से बात करते हैं। अश्वनी के पिता, जयदेव मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रुद्र के पिता, हाँ बोलिए शर्मा जी। अश्वनी के पिता, मैं चाहता हूँ कि रुद्र और अश्वनी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरी बेटी रुद्र से बेहद प्यार करती है, वो उससे दूर नहीं रह सकती। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी की जान सिर्फ आपके और रुद्र के हाथों में है। रुद्र के पिता, जान हमारे हाथ में है मतलब मैं कुछ समझा नहीं, खुलकर बोलिए आप। अश्वनी के पिता, आज अश्वनी ने अपनी जान लेने की कोशिश की। तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तुझे ये बता रहा हूँ। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी जिद्दी है। रुद्र के पिता, पर रुद्र की मर्जी भी तो जरूरी है। अश्वनी के पिता, हाँ वो बात भी सही है, रुद्र की मर्जी भी जरूरी है। मेरे पास एक रास्ता है। हम रुद्र और अश्वनी की सगाई अगले सप्ताह रुद्र के जन्मदिन पर कर देते हैं और शादी के लिए उन दोनों को वक्त दे देंगे। रुद्र के पिता, ये रास्ता तो ठीक है, पर रुद्र कैसे मानेगा। अश्वनी के पिता, अब तो उसे कैसे भी मना ले प्लीज, मेरी बेटी बहुत परेशान है, उसकी जान बचा ले यार। शर्मा जी वहां से चले गए। रुद्र के पिता ने सारी बात रुद्र की माँ से साझा की। उन दोनों को ये फैसला पसंद नहीं था, पर इंसानियत की खातिर उन दोनों ने निर्णय लिया कि अश्वनी की जान बचाने के लिए उन्हें रुद्र को सगाई के लिए मनाना होगा। जब रुद्र शाम को घर आता है तो उसके माँ पिता उससे अश्वनी और उसकी सगाई की बात करते हैं। रुद्र गुस्से से झल्लाकर कहता है, आप लोग मेरी शादी के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, और आप अश्वनी को जैसा समझते हैं वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। रुद्र के पिता ने उसे समझाकर पूरी बात बताई और उसे सगाई के लिए आग्रह किया। रुद्र कभी भी अपने माता पिता के विपरीत नहीं जाता था और उसने उनकी बात मान ली। फिर रुद्र और अश्वनी की सगाई की तैयारियां शुरू हो गईं। रुद्र के ऑफिस में सभी स्टाफ को, उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा गया। गौरी को भी जाना था। रुद्र अपनी कार से ऑफिस जा रहा था कि तभी उसकी नज़र
बस स्टॉप पर खड़ी गौरी पर पड़ी। उसने कार गौरी के सामने खड़ी की और कहा, अरे गौरी, आज तुम बस से क्यों जा रही हो? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गौरी, सर वो मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया है। रुद्र, कैसे? और तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? गौरी, अरे नहीं सर, मैं तो गाड़ी पर थी ही नहीं। गाड़ी रोड पर खड़ी थी और अचानक ट्रक ने टक्कर मार दी। रुद्र, चलो आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। गौरी, नहीं सर, मैं बस से चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। रुद्र, अरे मैं भी उसी ऑफिस में काम करता हूँ जहाँ तुम करती हो। चलो अब टाइम वेस्ट मत करो, बैठो जल्दी। गौरी कार में बैठ जाती है। रुद्र फिक्रमंद होकर हक से उसका सीट बेल्ट लगाता है। गौरी हिचकिचा जाती है। रुद्र, सॉरी, वो तुम कहीं भी अपना एक्सीडेंट करा लेती हो ना, इसलिए मैंने सीट बेल्ट लगा दी। गौरी को रुद्र का ये कहना अच्छा लगता है। वह हंसने लगती है और दोनों ऑफिस साथ जाते हैं। शाम को रुद्र गौरी के लिए इंतजार करता है और गौरी ऑफिस से बाहर आती है तो वो उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। गौरी और रुद्र साथ ऑफिस से वापस लौटते हैं। रुद्र गौरी से कहता है कि जब तक तुम्हारी स्कूटी सुधर नहीं जाती तब तक तुम मेरे साथ ऑफिस आया जाया करो, क्योंकि बस से आने में तुम ऑफिस के लिए लेट भी हो जाओगी और बस से लौटने में तुम्हें रात भी हो सकती है और ये तुम्हारे लिए सेफ भी नहीं है। गौरी, सर आप प्लीज़ बुरा मत मानना, अगर आप मेरे घर के सामने रोज़ रोज़ मुझे लेने और छोड़ने आएंगे तो मेरी माँ तो कुछ नहीं कहेंगी, पर पड़ोसी पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। वो आपकी अच्छाई को नहीं समझेंगे कि आप अपने स्टाफ की कितनी मदद करते हैं। थैंक यू कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा, और सॉरी सर। और गौरी वहां से चली गई। अगले दिन रुद्र गौरी के घर के थोड़ा आगे गाड़ी लेकर खड़ा हो गया। गौरी वहां से निकल रही थी कि वह रुद्र को देखकर रुक गई। गौरी, गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ? रुद्र, तुमने कहा था कि तुम्हें पड़ोसियों की बातों की चिंता थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर से थोड़ा दूर पिकअप करने आ गया। गौरी रुद्र की बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। वह मुस्कुराई और रुद्र के साथ चली गई। गौरव 2-3 दिन से रुद्र को गौरी के लिए कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद होते देख रहा था। उसने एक रात रुद्र से बात करने का सोचा। रुद्र शाम को गौरी को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर आया। वह बहुत ही खुश दिख रहा था। गौरव ने रुद्र से कहा, भाई तू तो बड़ा खुश लग रहा है, भाभी से मिलकर आया है क्या? ठिठोली करते हुए रुद्र गौरव की बात सुनकर कहता है, मैं तो ऑफिस से आया हूँ, और ये भाभी कौन है? गौरव, अरे अश्वनी भाभी यार, अब तो 2 दिन बाद तेरी सगाई अश्वनी से हो जाएगी, अब तो मैं उसे भाभी ही कहूँगा ना। रुद्र 2-3 दिनों से गौरी के साथ में इस तरह से खोया हुआ था कि उसे आदि नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक अनचाहा मोड़ आ गया है और जिसे वो बदल नहीं पा रहा था। रुद्र अचानक उदास हो गया। उसने गौरव से कहा, यार मुझे करनी नहीं कोई शादी वादी, मैं अश्वनी को प्यार तो क्या पसंद भी नहीं करता। गौरव, देख रुद्र, ये तेरे माँ बाप का फैसला है और तुझे परेशानी क्या है? अश्वनी सुंदर है, स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, और तो और तेरी बचपन में दोस्त थी वो। देख भाई, तुझे कभी ना कभी तो शादी करनी ही है ना। रुद्र, पर मैं तुझे क्या बताऊं यार, मैं बहुत उलझन में हूँ और मैं खुद नहीं जानता मुझे क्या परेशानी है। गौरव जानता था कि रुद्र को क्या परेशानी है। उसने कहा कि मैं जानता हूँ तेरी परेशानी, गौरी है ना तेरी परेशानी, तू उसे पसंद करने लगा है ना, या फिर कहूँ कि बेइंतहा मोहब्बत करता है उससे। रुद्र गौरव की बात सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि जो सवाल उसे इतने दिनों से परेशान कर रहे थे कि क्यों गौरी की उसे चिंता होती है, गौरी से दूरी का डर, उसकी खुशी में खुशी, उसके गम में दुखी होना, उसकी एक मुस्कान पर मर मिटना, हर पल उससे मिलने के लिए बहाने ढूंढना, क्यों उसे गौरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है, या फिर वो खूबसूरती उसकी रूह की है जो उसे हर पल गौरी के करीब जाने पर मजबूर करती है। जैसे सवाल उसके मन में आते हैं, उसका सीधा सा जवाब था प्यार। रुद्र ने अचानक गौरव के हाथों को कसकर पकड़ लिया और उत्तेजित होकर कहने लगा, भाई तूने मेरे सवालों का जवाब दे दिया। हाँ, मुझे गौरी से इतनी मोहब्बत है कि मैं या फिर कोई और इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। थैंक यू सो मच यार, तूने मुझे इस प्यारे एहसास की पहचान करवाई। गौरव ने कहा, शांत हो जा रुद्र, तुझे अपने जज्बातों को काबू में करना होगा, इसमें ही तेरी और गौरी की भलाई है। तुझे पता तो है ना कि गौरी का रिश्ता तय हो चुका है और वो इस रिश्ते से बहुत खुश भी लगती है, और तुझे ये भी तो नहीं पता है कि वो भी तुझसे प्यार करती है या नहीं। रुद्र, हाँ मुझे पता है कि गौरी का रिश्ता तय हो चुका है,
वो तो इतनी मासूम है कि मैं जो उसके लिए चिंता करता हूँ उसे वो मेरी अच्छाई समझती है। मैं ये नहीं जानता कि वो मुझे उस तरह से पसंद करती है या नहीं जिस तरह से मैं करता हूँ। मैं कोई इस तरह का आशिक नहीं हूँ जो उस पर प्यार के लिए दबाव डालूं। मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है कि वो जहाँ रहे, जिसके भी साथ रहे, बस खुश रहे। उसकी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन अगर कोई उसकी आंसुओं की वजह बनेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो उसके मन को पढ़ लेता हूँ कि वो किस बात से परेशान है। अगर वो कोई परेशानी में होती है तो दूर रहकर भी मुझे महसूस होने लगता है। गौरव, तेरा इश्क तो रूहानी है यार, पर तू अब कर भी क्या सकता है। रुद्र, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। गौरी अगर खुश है तो मैं उसे किसी और का होते हुए भी देख सकता हूँ, चाहे मेरे दिल को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। ये मैं सह लूँगा, पर मैं अब गौरी के अलावा किसी और का नहीं होना चाहता। मैं कैसे किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करूँ यार, जब मैं ज़िंदगी भर उसे प्यार ही नहीं दे सकता। गौरव, पर अब तुझे सगाई तो करनी ही होगी, क्योंकि तेरे माता पिता ने अश्वनी के पिता को वचन दिया है। अब चाहे तेरी मर्जी हो या ना हो। रुद्र, मुझे ये बात पता है और इसी कारण मैं इस सगाई के लिए मान गया, चाहे मैं खुश हूं या नहीं। गौरव, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, गौरी से इतना लगाव मत रख। तेरे ये जज्बात बाद में तुझे बहुत तकलीफ देंगे। पर तूने कभी मेरी सुनी हो तब ना। गौरव की आंखें भर आती हैं। रुद्र अपने आप को संभालते हुए शायरी कहता है, मिल जाए तो चैन मिले, वरना यादों से ही इबादत होती है। कई चाहते नहीं, सिर्फ प्यार ही काफ़ी है जहाँ सच्ची चाहत होती है। और अब तू मेरे लिए रोना बंद कर, मुझे गुस्सा आ रहा है, वरना तू पिट जाएगा अब। रुद्र ने हंसते हुए कहा। अगले दिन सुबह रुद्र गौरी के घर के थोड़ा सा आगे गाड़ी लगाकर गौरी का इंतजार कर रहा था। तभी गौरी अपनी स्कूटी से आकर उसके पास खड़ी हो गई। गौरी को देख रुद्र मुस्कुराने लगा, क्योंकि अब तो उसे अपने प्यार का एहसास हो चुका था। उसके लिए ये सुबह एक नई शुरुआत थी। गौरी ने कहा, सर वो मेरी गाड़ी ठीक हो गई है तो मैंने सोचा अब इसी से जाती हूँ। आपको भी रोज मेरे कारण परेशानी होती होगी, ये तो आपकी अच्छाई है कि आप हमेशा सबकी मदद करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी जो हेल्प करी। गौरी जब ये बात कह रही थी तब उसे बड़ा अटपटा लग रहा था कि वह रुद्र को कैसे मना करे। रुद्र, अरे ये तो मेरा फर्ज था। फिर दोनों अपनी अपनी गाड़ी पर चले गए। उनका रास्ता तो एक था और मंजिल भी एक, पर तब भी वो अलग अलग कश्ती पर सवार हो चुके थे। अगले दिन रुद्र की अश्वनी से सगाई होनी थी। इस दिन रुद्र का जन्मदिन भी था। सुबह उसकी आंख जैसे ही खुली, किसी भी इंसान की यही चाह होती है कि जब वो सुबह उठे तो उसके पास उसका सबसे प्रिय शख्स मौजूद हो। रुद्र की आंख खुली तो उसने देखा गौरी उसके सामने बैठी है। गौरी रुद्र के उठने का इंतजार कर रही थी और वह अपने लैपटॉप पर कुछ डाटा एंटर कर रही थी। रुद्र अपने नाइट ड्रेस में था, सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए, बिखरे बाल, बिना किसी टी शर्ट के चादर तान के सोया हुआ था। चादर से ढके हुए होने पर गौरी को उसका शरीर नहीं दिखा और उसने रुद्र की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वो सीधे आकर बैठ गई थी और अपना काम करने लग गई थी। रुद्र ने गौरी को देखा तो उसे रहा नहीं गया। उसे लगा कि गौरी उसे सबसे पहले जन्मदिन की बधाई देने आई है। वो तो ये सोचकर खुश था कि इससे अच्छा जन्मदिन का कौन सा तोहफा हो सकता है। रुद्र ने एक्साइटेड होकर चादर हटाई और गौरी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे गौरी, तुम इतनी सुबह। गौरी की नज़र जैसे ही रुद्र पर पड़ी, वो रुद्र को देखकर असहज हो गई। होती भी क्यों ना, रुद्र उसके सामने केवल शॉर्ट्स पहने जो खड़ा था। उसने अपनी नज़र झुका ली। गौरी को देखकर रुद्र ने हिचकिचाकर कहा, सॉरी, और अपने पास में रखी हुई शर्ट उठाकर पहन ली। रुद्र शर्ट पहनते हुए अपने आप में बड़बड़ा रहा था, मैं भी ना कितना बेवकूफ़ हूँ, इतना एक्साइटेड क्यों हो जाता हूँ, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। तभी गौरी ने कहा, सर मैं आपसे ऑफिस के डाटा की पेन ड्राइव लेने आई थी। मैं आपके रूम में डायरेक्ट नहीं आई। मुझे तो आपकी माँ ने यहाँ बैठने को बोला, क्योंकि बाहर आपकी सगाई की तैयारियां चल रही हैं। रुद्र को लगा था कि गौरी उसे विश करने आई है, पर उसे तो पता भी नहीं था कि आज रुद्र का जन्मदिन है। रुद्र, अच्छा तो इतनी सुबह आने की क्या जरूरत थी। गौरी, सर मैं कल अपने घर जाने वाली हूँ, इसलिए मुझे आज दोपहर तक मेरा काम पूरा करना है, क्योंकि ये डाटा पूरा करना बहुत ज़रूरी है। 80% काम तो मैंने कर दिया है।
बस 20% और बाकी है। रुद्र, तुम्हें तो कल जाना है ना, तो अगर आज शाम को फंक्शन में आओगी तो माँ को और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो आज मेरा जन्मदिन भी है। मैं तुम्हें जल्दी घर ड्रॉप करवा दूंगा। गौरी, ओ विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर, पर मुझे कल के लिए पैकिंग करनी है तो शायद मैं ना आ पाऊँ। मैं कोशिश करूँगी। गौरी वहाँ से चली जाती है और वहाँ अश्वनी आ जाती है। अश्वनी, हैप्पी बर्थडे रुद्र। देखा, मैंने तुम्हें सबसे पहले शुभकामनाएं दी। रुद्र, थैंक यू, पर तुमसे पहले कोई और भी मुझे विश कर चुका है। अश्वनी, तो क्या हुआ, अब तो तुम्हारा हर जन्मदिन मेरे साथ ही होगा। मैं तुम्हारे लिए आज हमारी सगाई में पहनने के लिए गिफ्ट लाई हूँ। आज रात तुम यही शेरवानी पहनना। रुद्र को सगाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह पूरे समय बेमन से काम कर रहा था। फिर शाम हो गई। रुद्र बेमन से तैयार हुआ। उसने अश्वनी के लायक कपड़े भी नहीं पहने। जब सब फंक्शन में आए तो अश्वनी ने रुद्र से शेरवानी ना पहनने के बारे में पूछा, तो उसने ये कहकर टाल दिया कि कपड़े उसके साइज के नहीं थे। रुद्र की नज़र दरवाजे पर ही थी। वह गौरी का इंतजार कर रहा था। उसने दिव्या से गौरी के बारे में पूछा तो दिव्या ने कहा, गौरी ने कहा था कि वो नहीं आ पाएगी। अब रुद्र को लगने लगा था कि वो नहीं आएगी। उसे सगाई के लिए बुलाया जाने लगा था। तभी दिव्या ने कहा, अरे तू तो कह रही थी कि नहीं आएगी। रुद्र ने पीछे पलटकर देखा तो वो गौरी आई थी। रुद्र गौरी को देख बहुत खुश हुआ। आज गौरी बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्र उसे देख खोसा गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में लगा हुआ काजल, खुले हुए और सबरे हुए बाल, हाथ में ब्रेसलेट, कानों में झुमके, ये सभी उसको और खूबसूरत बना रहे थे। सब उसे ही देख रहे थे। रुद्र को जितनी खुशी गौरी के आने की हुई, उतना ही गम इस बेबचे के रिश्ते में बंध जाने से हो रहा था। उसे बहुत घुटन हो रही थी। उस जश्न में सब थे, गौरी भी, पर फिर भी रुद्र अकेला था। गौरव उसकी हालत देखकर उसे वहां से दूर ले गया। उसने रुद्र से अपने आप को संभालने के लिए कहा। रुद्र की आंखों में आंसू थे। वो इन आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। तभी रुद्र के कॉलेज के दोस्त आ गए। वो अपने साथ शराब लिए हुए थे। उन्हें पता था कि रुद्र इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहता है, पर फिर भी उन्होंने रुद्र से कहा, यार रुद्र, आज तो तेरा खास दिन है, थोड़ी सी पी ले, तेरे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। रुद्र ने उनकी बात सुनकर शराब की बोतल हाथ में ले ली और शराब पीने लगा। गौरव ने उसे रोका और कहा, तू पागल हो गया है क्या? छोड़ इसे, तूने कभी शराब नहीं पी है। अपने आप को संभाल, ये तरीका ठीक नहीं है। अंदर तेरी सगाई होने वाली है। अगर तुझे ज्यादा चढ़ गई तो पता नहीं क्या होगा। मैं कहता हूँ छोड़ इसे। रुद्र गौरव की बात नहीं सुनता और पूरी बोतल पी जाता है। गौरव सारे दोस्तों को जाने के लिए कहता है। शराब ज्यादा पीने की वजह से रुद्र की हालत बिगड़ने लगती है। तभी रुद्र की माँ सगाई के लिए रुद्र को बुलाती हैं। गौरव माँ से कहता है, माँ आप जाएं, मैं इसे लेकर आता हूँ। गौरव रुद्र को सगाई वाली जगह लाता है। वहाँ सभी मेहमान मौजूद होते हैं। गौरव रुद्र को अश्वनी के सामने खड़ा कर देता है। रुद्र की नज़र मेहमानों के बीच खड़ी गौरी पर पड़ती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। रुद्र के बेहोश होने से जश्न में हलचल मच जाती है। रुद्र के पिता समझ जाते हैं कि रुद्र ने शराब पी है। वो रुद्र को कमरे में ले जाते हैं और मेहमानों से कहते हैं कि उसकी तबीयत खराब है। अश्वनी को रुद्र की हालत पर बहुत गुस्सा आता है। रुद्र के माता पिता अश्वनी के घर वाले आपस में बात करते हैं। अश्वनी के पिता रुद्र के पिता पर आज ही सगाई का दबाव डालते हैं, पर रुद्र के पिता रुद्र की तबीयत बिगड़ी हुई होने से सगाई टालने के लिए कहते हैं। अश्वनी के पिता कहते हैं, देख जयदेव, अश्वनी और रुद्र का नाम जुड़ चुका है और हम दोनों परिवारों का सोसाइटी में बहुत नाम है। अगर तुझे आज सगाई नहीं करनी तो भी ठीक है, पर हमें जमाने के सामने ये कहना होगा कि अश्वनी और रुद्र की सगाई हो चुकी है। ये दोनों फिलहाल के लिए अपनी अपनी अंगूठी खुद से पहन लें, फिर बाद में अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम इनकी सगाई करवा देंगे। इस बात पर रुद्र के माता पिता ने भी हामी भर दी और रुद्र की माँ ने रुद्र के हाथ में सगाई की अंगूठी डाल दी। अश्वनी ने भी खुद से ही अंगूठी पहन ली। रुद्र और अश्वनी के माता पिता ने रिश्तेदारों से कहा कि रुद्र की तबीयत ठीक न होने के कारण हमने पूजा पर ही इनकी सगाई करवा दी थी। रुद्र इस बात से खुश था कि अनजाने में ही सही, पर वो रिश्ते से बच गया। पर उसे पता था कि अभी भी वो फंसा हुआ है।
दूसरी ओर गौरी कुछ दिनों के लिए अपने घर जाती है और वापस आ जाती है। उसके वापस आने की खबर सुन रुद्र उससे मिलने का बहाना ढूंढता है और वो गौरी से ऑफिस के बाद कॉफी पीने के लिए कहता है। गौरी जाने से कतराती है, पर रुद्र उसे ये कहकर मना लेता है कि वहाँ कॉफी के साथ साथ काम की बातें भी कर लेंगे। गौरी रुद्र पर इतना भरोसा तो करने ही लगी थी कि वो उसके साथ आसपास की जगह जा सके। गौरी हमेशा अपनी माँ से कहीं भी जाने से पहले इजाज़त मांगती थी। उसने फ़ोन पर अपनी माँ से इजाज़त ली। उसकी माँ भी अब तक रुद्र की बातें सुनकर उस पर भरोसा करने लगी थी और रुद्र था भी गौरी का रक्षक। उन्होंने भी इजाज़त दे दी। रुद्र और गौरी पास के कॉफ़ी हाउस में गए। दोनों वहां बैठ गए। रुद्र और गौरी कॉफ़ी हाउस में बैठे थे। रुद्र ने कॉफ़ी ऑर्डर की। गौरी अपने फ़ोन में लगी हुई थी। रुद्र सोच रहा था कि क्या बात करूं, कहाँ से शुरू करूं। रुद्र पहली बार किसी लड़की को कॉफ़ी पर लाया था। हाँ, वो बात अलग थी कि वो गौरी को काम के बारे में बात करने के बहाने से लाया था और गौरी को भी कहाँ पता था कि वो भी जाने अनजाने में पहली बार किसी लड़के के साथ कॉफ़ी पर आई है। रुद्र बहुत ही शर्मीला था, क्योंकि रुद्र का पहला प्यार थी गौरी और शायद आखिरी भी। इसलिए उसे पता भी नहीं था कि जिससे प्यार करते हैं उससे किस तरह बात करते हैं। गौरी की नज़र रुद्र पर पड़ी। उसे ऐसा लगा कि रुद्र कुछ सोच रहा है। उसने रुद्र से कहा, सर। रुद्र ने ध्यान नहीं दिया। गौरी ने फिर कहा, सर। रुद्र ने उसकी तरफ देखा। आप कुछ सोच रहे हैं क्या? आपने कहा था कि कोई काम है, तो बताइए ना कौन सा काम है। रुद्र को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि असल में तो कोई काम ही नहीं था। उसने कहा, अरे हाँ, काम। वो मैं जिस काम के लिए आया था, वो फाइल तो ऑफिस में रह गई। वही तो मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। रुद्र ने हिचकिचाते हुए कहा। गौरी, अच्छा, तो थोड़ा रुक कर। कोई बात नहीं, तो फिर हम चलते हैं। अब यहाँ बैठने से कोई फायदा भी नहीं है। रुद्र बुदबुदाकर, पता नहीं इसे इतनी जल्दी क्यों पड़ी रहती है। हमेशा ट्रेन में सवार रहती हो जैसे। गौरी, क्या हुआ सर? तो फिर चलें सर। रुद्र, हाँ चलते हैं। मैं सोच रहा था थोड़ी देर और बैठ लेते हैं। वैसे भी रोज रोज काम ही तो करते हैं। तुम्हें कहीं जल्दी जाना तो नहीं है ना? इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम भी मेरे साथ कुछ देर बैठ जाओ तो मैं यहाँ पर अकेले बोर नहीं होऊंगा। रुद्र ने विनम्रता से आग्रह किया। गौरी मना नहीं कर पाई। कभी कभी रुद्र के साथ रहकर गौरी भी उससे अनजाना लगाव महसूस किया करती थी, पर वो जानबूझकर इस लगाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती थी। गौरी वहां रुक गई। रुद्र ने गौरी से बात शुरू की। और काम के अलावा जिंदगी कैसी चल रही है? माँ ने बताया था कि तुम्हारा रिश्ता किसी बहुत अच्छे घर में हुआ है। गौरी, जी सर, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। थोड़ा हल्की आवाज में। रुद्र, तो कैसे हैं आपके होने वाले हमसफर और क्या करते हैं? गौरी, अभिराज बहुत अच्छे हैं सर, सेना में एक अच्छी पोस्ट पर हैं। रुद्र, अच्छा है। वैसे कब तक कर रहे हैं आप दोनों शादी? गौरी, अगले 7 दिन में। रुद्र ये सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर उसने सामान्य होकर कहा, पर इतनी जल्दी? तुमने तो अपनी सगाई के बारे में भी नहीं बताया था। गौरी मायूसी से, जी सर, जल्दी तो है, पर हम दोनों के घर वालों की यही इच्छा है। मुझे भी तब पता चला जब मैं अभी कुछ दिनों के लिए घर गई थी। सगाई और सारी रस्में हम 2 दिनों में ही कर लेंगे और माँ और पापा ने लगभग सारी तैयारी कर ली है। रुद्र, तुम्हें बहुत कम समय मिला है ना अभिराज को समझने के लिए? गौरी, जी सर, लगभग सभी अरेंज मैरिजेस ऐसी ही होती हैं, पर माँ कहती है कि हम एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि हम एक दूसरे की आदत बन जाते हैं। और मैं अरेंज मैरिज ही करना चाहती हूँ, जिसमें मेरे माँ पापा की खुशी हो। और आपको पता है 75% अरेंज मैरिजेस सफल हैं। जब गौरी ये बोल रही थी तो लग रहा था जैसे वो अपने मन को मनाने में लगी हो। रुद्र, अच्छा तो ऐसा है। रुद्र ने गौरी की लड़कपन सी बातों को सुनकर हंसकर कहा, फिर तो मैंने भी बहुत सही किया अरेंज मैरिज के बारे में सोचकर, है ना? तभी साइड की टेबल पर एक शराबी लड़का किसी बात पर अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। उसे देख गौरी ने कहा, मुझे ना शराबी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं लोग इस जहर को पी कैसे लेते हैं और कहते हैं दर्द की दवा है ये। खुद तो बर्बाद होते ही हैं और अपने परिवार को भी बर्बाद करते हैं। रुद्र ये सुनकर थोड़ा लज्जित हुआ, क्योंकि उसने भी तो सगाई के दिन
पहली बार शराब पी ली थी। रुद्र, जरूरी थोड़ी ना है कोई रोज पिए, वो कभी टेंशन में भी तो पी सकता है, या उसने अपनी जिंदगी में कभी इसे हाथ न लगाया हो और पहली बार ही पी हो तो। गौरी, सर इतनी भी क्या टेंशन सर, और जब इनके परिवार को टेंशन होती है तो फिर। और रही बात उनकी जो कभी नहीं पीते, तो वो लोग अलग ही होते हैं। उनके शरीर भी इस चीज को सहन नहीं कर पाते, जैसे आपके साथ सगाई में हुआ था। इतना बोलते ही गौरी अपनी जीभ कतर कर रुक जाती है। गौरी को लगता है जो नहीं बोलना था वो बोलते बोलते एक्साइटमेंट में निकल गया। रुद्र शर्मिंदगी से, पर तुम्हें कैसे पता? ये तो मेरे परिवार के अलावा किसी को नहीं मालूम। गौरी, सॉरी सर, दरअसल उस दिन जब आप बेहोश हुए तो मैं और दिव्या मैम आपको देखने आए थे। तभी आपकी माँ ने घबराहट में मुझे वहाँ पाकर मुझसे पानी लाने को बोला। मैं आपके किचन में थी, तभी आपकी माँ आई, और जब मैंने आपका हाल पूछा तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। ये दिव्या मैम को भी नहीं पता। रुद्र सफाई देते हुए, वैसे मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाता, पर उस दिन दोस्तों ने मुझे पिला दी थी। मैं कसम से आज के बाद नहीं पीऊंगा। गौरी, और आपको तो पीना भी नहीं चाहिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। लोग पता है उस दिन आपको देवदास कहकर हंस रहे थे। रुद्र ने हंसते हुए कहा, देवदास, ये अच्छा नाम है, मुझ पर आगे की जिंदगी में जचेगा भी। गौरी, आगे जचेगा? मुझे तो आपकी बातें कभी कभी समझ ही नहीं आती। रुद्र को गौरी की मासूमियत और बेफिक्र बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगता था। वह उसे सिर्फ दूसरों से इस तरह बात करते सुनता था, पर आज वो उसके इस अंदाज को खुद के सामने महसूस कर रहा था। उसे गौरी की हर बात पर गौर करने और उन्हें सुनते रहने का मन कर रहा था। बस यही तो वो लम्हे थे जो वो गौरी के साथ खुलकर जी सकता था। तभी गौरी का फोन बजा। फोन पर उसकी माँ थी, जो उसे किसी भी तरह से उसके घर होम टाउन आने के लिए कह रही थी। रुद्र ने गौरी से पूछा, क्या हुआ, कोई इमरजेंसी है क्या? गौरी, जी सर, शायद मुझे वापस मेरे घर जाना पड़े। माँ ने कुछ कहा नहीं, पर आज या कल तक घर पहुंचने को बोला है। मुझे डर है कहीं दादी की तबीयत ना बिगड़ गई हो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे आज की ट्रेन से जाना होगा। रुद्र ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तुम पैकिंग करो, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूंगा। रुद्र ने गौरी को घर से स्टेशन तक अपनी गाड़ी में ले गया और उसके साथ ट्रेन चलने तक रुका रहा। जैसे ट्रेन चलने लगी, उसने गौरी को उसका ख्याल रखने को कहा और कहा, पहुंचकर फोन करे। गौरी ने भी उसे आश्वासन दिया कि वह चिंता ना करे। गौरी फिर अपने शहर के लिए रवाना हो गई। उसे भी पता नहीं था कि आखिर क्या कारण है जो माँ ने इस तरह से अचानक बुला लिया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।